हेलो एवरीवन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप सभी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम 16 ऑफ जून को है और इससे रिलेटेड हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, हम हमारे टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे शेड्यूल करें, क्या क्या चीज़ें हम कवर करें। हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमारा सिलेबस इतना पेंडिंग है, कुछ लोगों की एंशिएंट अभी तक पूरी नहीं है, कुछ लोगों की ज्योग्राफी पेंडिंग है। तो हम नेक्स्ट आगे करें क्या कि हमारा का पूरा सिलेबस कम टाइम में होलिस्टिकली कवर हो जाए, ताकि हमें एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट हम फील करते हैं कि लो मार्क्स आ रहे हैं हमारे टेस्ट वगैरह में। हम सीसेट में हम क्या करेंगे, हमने अगर सीसेट पहले पढ़ा भी है तो उसे कंसोलिडेट कैसे करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा एग्ज़ाम का, हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। मॉक्स में हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम उससे की वजह से डिमोटिवेट हो रखे हैं, हमें बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी और फियर आ रखा है एग्ज़ाम को लेके। टोटली हम इतने जितने ऑप्टिमम मार्क्स हमें पढ़ाई में देने चाहिए, जितना फोकस आना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है क्योंकि इतना नया नया स्टडी मटेरियल आ रखा है मार्केट में, अभी भी नए नए करंट अफेयर, नए नए कंपाइलेशंस मार्केट में आ रखे हैं। तो हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, हमारी नेक्स्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। तो आज हम इसी सब चीज़ों पे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं इससे इन चीज़ों से रिलेटेड उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको चल के हम आज सारी चीज़ें इन्हीं को होलिस्टिकली कवर करेंगे, ताकि आपका जो भी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए हमारा डाउट्स, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे अच्छे से कवर हो पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं हमारे मॉक टेस्ट से। आप में से कुछ होंगे जिन्होंने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी प्रीलिम्स की, अराउंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उनके अराउंड 40 to 50 टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन हो चुके होंगे। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दो कंटेक्स्ट में आता है। फर्स्ट कि कितने मॉक टेस्ट हमें अब नेक्स्ट 30 डेज़ में करने चाहिए, अगर हमने ऑप्टिमम लेवल के कर लिए हैं तो हम कैसे उन्हें रिवाइज़ करें और क्या क्या हमें सेक्शन उनमें से रिवाइज़ करना चाहिए, या हमने ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट नहीं दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अभी PYQ लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ PYQ के ऊपर जाएँ। आप मॉक टेस्ट को अभी छोड़ दें अगर आपने अभी तक PYQs नहीं किए हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs अच्छे से एनालाइज कर ले अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस, ताकि हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेटमेंट, हर एक आंसर आपको अच्छे से पता हो कि UPSC ने एक्चुअली पूछा क्या है, क्वेश्चन की एक्चुअली डिमांड क्या है, ताकि आप जब रिवाइज़ करेंगे सब्जेक्ट्स को तो आप समझ सके कि मुझे किस चीज़ पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। रिवाइज़ मेरा आपका जल्दी भी हो जाएगा इस चीज़ से। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट में कि हमने अगर सफिशिएंट नंबर के लगा लिए थे बट हम उनमें से चीज़ें भूल गए, तो इनको हम कंसोलिडेट कैसे करें। तो कंसोलिडेट करने के दो बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप करंट अफेयर्स आपका रिवाइज करोगे ही सही साथ के साथ, तो करंट अफेयर्स वाले टेस्ट अब आप स्किप कर सकते हो। आपको जो आपके स्टैटिक के सेक्शनल टेस्ट है उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। और जो टॉपर्स रहते हैं, इवन मैंने भी इस बार इंटरव्यू दिया था, मेरा 97 स्कोर था GS UPSC में, तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि जो सेक्शनल टेस्ट मैंने अभी तक लगाए हैं उनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही मैं सारे सब्जेक्ट्स अपने स्टैटिक वाले रिवाइज़ कर लेता था, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाए और टू द पॉइंट मेरे को सारे का सारे एक तरह से नोट्स मिल जाए प्रीलिम्स के लिए। तो आप मॉक टेस्ट से को कंसोलिडेट कर सकते हो। तो अराउंड 7 से 8 आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे प्रीलिम्स वाले स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट कंसोलिडेट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए हमारे, क्या अभी जो मार्केट्स ओपन टेस्ट करा रहे हैं वो हमें देना चाहिए या नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि ओपन टेस्ट अगर आप 1-2 अभी तक दे के आ चुके हैं और आप वहाँ पे जाके 2 आवर्स में GS प्रीलिम्स और 2 आवर्स में CSET आप अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, एक बार आप देख पा रहे हैं कि आप प्रॉपर्ली सेट कर पा रहे हैं और आप उस समय आपको नींद का इशू या कुछ और हेल्थ वाइज इशू नहीं लग रहा है तो बेस्ट है। और अगर अभी तक आपने कोई भी सिमुलेटर टेस्ट नहीं दिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी भी कोचिंग का XYZ आप जाएँ, ओपन टेस्ट लगा कर आएँ, बैठ कर आएँ, कोई सी भी कोचिंग का हो सकता है। आप इंश्योर करें कि नेक्स्ट 2 आवर्स में जो आप प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करते हैं उसमें आप 100 क्वेश्चंस एनालाइज कर पाएँ। इट डजेंट मीन कि आपको 100 क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने, बस आपको उनको एनालाइज करना है कि उनमें से जितना आपको आता है उतना आप अच्छे से करके आओ। और अगर क्वेश्चंस अगर आपके 20 छूट भी रहे तो वो इसलिए छूटने चाहिए कि आपको नहीं आता, आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि इसलिए कि वो 20 छूट रहे हैं। क्योंकि UPSC में टाइम लिमिट का बहुत बड़ा खेल है और जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस अभी आने लगे हैं, जो पेपर जितना लेंदी आ रहा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। और सेम थिंग इज़ विद CSET में
में तो आप सभी जानते हैं कि 40 क्वेश्चंस को आगे जाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट मुझे पता है इस साल मैंने भी डिफ़िकल्टी फेस करी थी सीसेट निकालने में। आई बेयरली मैनेज टू अटेम्प्ट ओनली 43 क्वेश्चंस। लास्ट 2 ईयर्स से मेरे 100+ मार्क्स आ रहे थे सीसेट में, बट दिस ईयर आई गॉट ओनली अराउंड 70। क्यों? क्योंकि मैंने इतना प्रॉपर्ली अपने सीसेट को कंसोलिडेट नहीं किया था। उसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में दिक्कत आई और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ईज़िली अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आप अभी जाएँ, ओपन टेस्ट वगैरह जो भी है कोचिंग के लगाएं और आप कोशिश करें कि आप अराउंड 50 क्वेश्चंस प्लस सीसेट में अटेम्प्ट कर पाएँ, ताकि जैसे तैसे आप जो 67 का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर पाएँ यूपीएससी में। तो ओपन टेस्ट से हमारा यही है, बट 1-2 आप दें, उसके बाद पूरा का पूरा अपना फोकस पीवाईक्यूज़ पे ला दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हमारे कितने होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है जिस हिसाब से कट ऑफ कम होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार हमारा जीएस प्रीलिम्स का कट ऑफ ओनली अराउंड 75 था। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर हम कम ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ क्योंकि कट ऑफ कम जा रहा है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से कुछ प्लान मत करिए कि हमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने करने हैं। आप जाइए, पेपर को एनालाइज़ कीजिए कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर की टफनेस क्या है और आपकी एक्यूरेसी उसमें कितनी आएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, आपके पढ़े हुआ कंटेंट में आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अच्छे रखिए। बट इन केस पेपर हार्ड आया है, टफ़ है और सबके लिए टफ़ होगा, तो कट ऑफ डिक्रीज़ होने के हाई चांसेस रहते हैं। उस केस में आपको थोड़ा सा सेफ साइड खेलना है कि आप ज़्यादा अननेसेसरीली ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम कट ऑफ से नीचे आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारा ऑप्टिमम जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है वो अराउंड 80 to 85 होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ सेफ़। अगर आपको लगता है आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अराउंड 90 तक एक्सटेंड करें, बट आई वुड सजेस्ट कि 90 के आगे ना जाए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 90 के आगे आप जितने जाएंगे उतने नेगेटिव होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। एंड मैं किसी भी चांस में आपको 70 से नीचे का सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ सुसाइड। इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे से कट ऑफ क्लियर करना है, बिकॉज एक्यूरेसी यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स में लाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप सभी देख सकते हैं जब अभी आंसर की आई थी तो सभी कोचिंग कीज़ को एनालाइज़ किया गया था, तो ये देखा कि सभी कोचिंग कीज़ के आंसर की में भी अराउंड 14 क्वेश्चन सभी के गलत थे। मतलब मिनिमम 10 to 14 क्वेश्चन हर कोचिंग के गलत थे। तो इतनी एक्यूरेसी उनकी नहीं आ रही है जो एग्ज़ाम के बाद पूरे गूगल एंड एवरी सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से आंसर बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी का कितना बड़ा गेम है इस एग्ज़ाम में। तो आपको अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन इसमें ऑप्टिमम अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी सीसेट की। पेपर 2 जो है इसमें आपको 67+ मार्क्स लाने हैं। तो आप बेयर मिनिमम 67 टारगेट नहीं करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 75+ कि आप जाओ तो इतना, ताकि जो आपका जो वो रहता है डाइसी सिचुएशन आती है प्रीलिम्स पेपर देने के बाद कि हमारा जीएस हो रहा है बट हम सीसेट में बाउंड्री में है, और उस वजह से हमारी मेंस की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आपको ये फोकस करना है कि किसी भी सेंस में हमारी ये डाइसी सिचुएशन नहीं आए। हम जिस दिन प्रीलिम्स दे के आए नेक्स्ट डे से ही मेंस के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो इसके लिए आपको अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में जितना आपने सीसेट पढ़ा है, जितने फार्मूलाज आपने पढ़े, जितने मेथड्स आपने पढ़े, उन सभी के अगर आपने नोट्स बनाए तो आप उन्हें रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप डेली अराउंड 2 आवर्स दे सकते हैं अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन सीसेट की थोड़ी वीक है, क्योंकि 2 आवर्स अगर आप डेली अभी भी दे सकते हैं ना, तो भी आप इजीली सीसेट निकाल सकते हैं। अगर आपने लगाया कि आपने पहले से किया है और आपके मॉक टेस्ट में अराउंड 75+ मार्क्स आ रहे हैं, तो डेली 1 आवर सीसेट को देखते चलिए, बट सीसेट को इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि दिस इज़ गेम चेंजर दीज डेज़। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो आपको पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। नेक्स्ट 30 डेज़ एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स डेली सीसेट को दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, आपके मेंटर्स, आपके गाइड, इवन प्रतीक सर जो हैं वो भी आपको गाइड करेंगे इससे रिलेटेड जितना भी है। प्लीज़ दूसरों की हेल्प लीजिए, और सीसेट में जितना भी आपको हर्डल लगता है और जितना भी दिक्कत आती है, दूसरों की हेल्प लेके आप आगे बढ़िए। फॉर इंस्टेंस नंबर सिस्टम हो गया, सिलोजिज्म हो गया, रीजनिंग एंड क्वांट के जो बाकी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सब ये हमारे टारगेटेड एरियाज़ है जहाँ से यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है। तो आप इनको फोकस कीजिए ताकि एनी हाउ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स। नेक्स्ट सीसेट में आते हैं आरसीज। तो आरसीज में ये देखा जाता है कि एक्यूरेसी बहुत डिफिकल्ट है, बट आप अगर इनको करने का जो एक मेथड रहता है वो अगर सीख जाएँ तो अराउंड 28 में से ईजीली आप 22 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज यहाँ से आपको मार्क्स में अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। तो आपके जितने मेंटर्स हैं आप उनसे गाइडेंस लिए, और हम भी कोशिश करेंगे इसमें एक नया वीडियो लाने का कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं हम ये
आरसीज़ को इजीली टैकल करने में। अगर आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो आरसीज़ प्लस क्वांट, अगर क्वांट एंड रीजनिंग अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो सीसेट विल बी अ केक वर्क फॉर यू। सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप कोशिश करिए कि अगर आपकी सीसेट की प्रिपरेशन वीक है तो अराउंड 2 आवर्स डेली एंड इट्स गुड, देन यू हैव टू गिव अराउंड 1 to 1.5 आवर ऑन डेली बेसिस, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग दैट मच टाइम टू सीसेट देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा मॉक टेस्ट वाला चीज़ क्लियर हो गया, सीसेट वाला क्लियर हो गया एंड ओपन टेस्ट भी हमने क्लियर कर लिया। तो एंड ओपन टेस्ट में वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप अब ना जाएं, अगर आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है आप पूरा दिन वेस्ट ना करें, रेदर आप आपकी जो लाइब्रेरीज़ है, जो आपकी स्टडी डेस्क है, उसी में बैठ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और डेली उसी में PYQs की प्रैक्टिस करें और जितना टाइम हो सके उन्हीं चीज़ों में दें, ना कि अब आप अलग से जाएँ और ओपन टेस्ट लगाएँ। और एक्चुअली एक रीज़न ये भी रहता है कि जो ओपन टेस्ट रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं कोचिंग के, इनका थोड़ा फ्रेमवर्क अलग रहता है, पैटर्न अलग रहता है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। यूपीएससी जो पूछता है उनसे बहुत सारी कोचिंग्स उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती। तो आपका जो अभी साइक है वो पूरा का पूरा यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग एनालाइज मतलब कर पाए क्वेश्चंस को, तो आप PYQs पे शिफ्ट कर जाइए। नेक्स्ट 30 डेज़ डेली कोशिश करिए 50+ PYQs को एक्सप्लेनेशन के साथ करने का। अगर आपने एक मेथोडोलॉजी जो रहती है PYQs को सॉल्व करने की कि यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड क्या है, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, यूपीएससी कहाँ पे फंसाता है। फॉर इंस्टेंस नोट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, क्योंकि इसमें यूपीएससी बहुत बार फंसाता है। इवन कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है लाइक ऑल, नन, यहाँ पे हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन 2020 अ सिंपल क्वेश्चन ऑन मुगल एम्पायर वाज आस्क्ड लाइक अरेंजिंग इट्स एम्पायर्स administrative settings in a chronological order, like Suba and other provinces were asked, but it was a very simple question. I am a student of public administration, so I know all the administrative settings of it, but still I just missed the word of ascending order, so I made it wrong and उस वजह से मेरे 2 मार्क्स लूज़ हो गए थे। तो आप जब PYQ सॉल्व करें तो ये सारे पैटर्न्स को समझें और इनको एम्बाइब करें कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर सॉल्व करें तो आपसे ये वाली गलतियाँ ना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ सेव करेंगे तो आपको कट ऑफ के उतना ही पास ले जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम PYQs से रिलेटेड ये डिस्कस करेंगे कि PYQs में जो सेक्शंस रहते हैं लाइक करंट अफेयर्स के, तो उसमें आपका इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो करंट अफेयर पुराना हो चुका है। बट कुछ होता है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर इंस्टेंस नेशनल पार्क, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेशीज़ वगैरह कुछ कॉमन थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा गूगल सर्च करिए। फॉर इंस्टेंस अफ्रीकन लोकेशंस है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन रिवर्स फ्लो है, बहुत सारे लेक्स हैं जो न्यूज़ में है, वो सब आप कवर करिए यूपीएससी PYQs के बेसिस पे, क्योंकि वो चीज़ें क्वेश्चंस में आपको हेल्प भी करेगी और स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगी। तो PYQs को अच्छे से रिसर्च करिए नेक्स्ट 30 डेज़ में और इनसे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाइए कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, जितना भी आप लग रहा है आपको उतना ही करें। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। इसमें आता है न्यूज़पेपर हमें अभी भी पढ़ना चाहिए या नहीं। आई वुड सजेस्ट कि पेपर इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि अब वो डिलीवर भी होगा सेंटर्स पे, और या तो अभी नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। तो अब आई वुड सजेस्ट कि जितना आपने पढ़ा है ना उसको कंसोलिडेट करो, ना कि नए कंटेंट पे जाने की तरफ। किसी भी नए कंपाइलेशन की तरफ मत जाना, किसी भी नए कंटेंट की तरफ मत जाना। जितना आपने पुराना पढ़ा है उसी को कंसोलिडेट करो, उसी को रिवाइज करो। कुछ लोगों ने PT 365 पढ़ा होगा विज़न का, कुछ लोगों ने उड़ान 500 पढ़ा होगा PW का, कुछ लोगों ने और कुछ पढ़ा होगा। तो आपने जो भी इनमें से पढ़ा है, जिस चीज़ को भी हाईलाइट किया होगा, उन्हीं को रिवाइज करें, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। उसका ऑर्डर मैं सजेस्ट करूँगा इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इस ऑर्डर में आप इनको जाएँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से आते हैं, साइंस टेक से आते हैं। तो 3 इन चीज़ों के आप एटलीस्ट 3 रिविजन्स करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक का, एनवायरनमेंट का आपका रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का, उतने ही क्वेश्चंस आप इनके अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर ऑल्दो स्टैटिक सब्जेक्ट है एक, मानते हैं, बट जो आर्ट एंड कल्चर में न्यूज़ में आता है वो यूपीएससी जनरली पूछता है। फॉर इंस्टेंस हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2022 में सोमनाथ टेम्पल पे क्वेश्चन आया था, तो वो भी करंट अफेयर्स में था। एक रामप्पा टेम्पल जो है उस पर क्वेश्चन आया था, वो भी करंट अफेयर्स में था। तो हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स को यूपीएससी कैसे स्टैटिक के साथ लिंक करता है। तो आर्ट एंड कल्चर की जो भी करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप उसको भी अच्छे से करें। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, नए नए एक्ट्स आते हैं और स्कीम्स आती हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी इन सब क्वेश्चंस को पूछ लेता है।
नेक्स्ट हम आते हैं रिवीजन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज़ है तो वो है हमारा रिवीजन, कि हम रिवीजन कैसे करें। हमने इतना सब पढ़ लिया है बट हमारा मन नहीं कर रहा है रिवाइज़ करने का, क्योंकि हम न कुछ नया पढ़ते हैं, फ्रेश कंटेंट आता है तो वो इंटरेस्टिंग लगता है, बट पढ़े हुए को रिवाइज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर इंस्टेंस मॉडर्न हिस्ट्री, इतनी बड़ी स्पेक्ट्रम है, इतनी बड़ी एनसीईआरटीज़ है, ये इतना सारा है, कैसे हम रिवाइज़ करें। एंशिएंट मेडाइवल बिल्कुल दिमाग में जा ही नहीं रही है, तो अब इनका करें क्या। आई वुड सजेस्ट, अगर आपके साथ कोई सिंसियर आपका फ्रेंड है जो कि आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है और इतना ही डेडिकेटेड है इस एग्ज़ाम के लिए, एंशिएंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न, आप उसके साथ बैठिए, प्रॉपर 1 to 1.5 आवर्स लीजिए, टारगेट के साथ बैठिए कि हमें ये डिस्कस करना है। आप दोनों डिस्कस करते चलिए कि इसमें ये था, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसमें ये था, इसमें ये हुआ, ये वाली क्रोनोलॉजी है, डिस्कस करते चलिए, क्योंकि आप इस चीज़ से रिकॉल ज़्यादा कर पाएंगे, आपको ईजिली पता चल जाएगा। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए हैं, सिमिलरली महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया है, और बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किया है, उनके इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे क्रिप्स मिशन था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी। इवन जो हम देख सकते हैं चार्टर एक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, आप बस उनके जो फीचर्स हैं उनको डिलीनिएट कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, ईजिली वो चीज़ आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये एक इफेक्टिव मेथड होता है रिविज़न का। बट इसमें एक रिस्क भी रहता है कि हम उसमें कैरिड फॉरवर्ड ना हो जाए। डिस्कशन हमें पढ़ाई से रिलेटेड करना था बट हम कुछ और ही कर रहे हैं, और वो स्वाभाविक है। जो हमारा टेंशन है, जो स्ट्रेस है इस समय का कि नेक्स्ट 30 डेज आ रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ाई में हमारा कम फोकस लगता है। बट बिलीव मी गाइस, नेक्स्ट 30 डेज अगर आप मेहनत कर लेंगे ना तो बहुत मीन्स देने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक आप अच्छे लेवल पे खड़े हो पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज़ की बात है, आप पूरी जी जान लगा दीजिए, जितना हो सके आप करिए, और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी योर नेम इन दी होली PDF। जो नेम लिस्ट आएगी आपको वहाँ पे आपका नाम मिलेगा। बस 30 डेज़ की बात है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उस पूरे नॉलेज को एक्यूमुलेट कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, PYQs को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना आपने पढ़ा है वो सब आप पेपर में जाके इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसी के थ्रू आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। नेक्स्ट होता है ज्योग्राफी का और मैपिंग का। तो ज्योग्राफी मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था, तो मैं अपने टाइम पे ये करता था कि ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब पे देखता था जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस एक चैनल था, मैं उसको कमेंट में मैं डाल दूंगा, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट्स नेम। मैं उसको देख लेता था, उसमें जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इंडियन मानसून एंड अदर थिंग्स एज वेल, जो UPSC पूछता है वो सारे के मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा था अलॉन्ग विद डायग्राम। तो जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था मैं उन लेक्चर्स को रिवाइज कर लेता था ईजिली। मेरा जब पढ़ने का मन नहीं है फिर भी मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ, मेरा ज्योग्राफी कवर हो जाता था। सिमिलरली जो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं, तो जिन भी आप वीडियो हम लिंक डाल देंगे मैपिंग के मैपिंग के लेक्चर्स का, आप वो देख सकते हैं। और ऐसे ही खाना खाते टाइम, ऐसे ही डिस्कशन करते टाइम, वॉक करते टाइम आप मैपिंग देख सकते हैं। और मैपिंग में इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वर्ल्ड मैप का, फिजिकल ज्योग्राफी का ओवरव्यू लेना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अफ्रीका में कूप वगैरह होते रहते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ है, वोल्केनोज वगैरह कहाँ पर है, अर्थक्वेक्स वगैरह कहाँ पर हो अभी रिसेंट में अगर आए थे, या कौन सा जोन है, या फिर रिवर वैलीज़ वगैरह, लेक्स कोई सा ड्राई हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का किसी पे इम्पैक्ट आ रहा है, या कहीं पे कोई गार्बेज इमरजेंसी वगैरह लगी है, या कहीं पे और कूप हुआ है, या अभी जैसे फॉर इंस्टेंस एक कंट्री थी वहाँ पे गैंग वॉर को लेके इमरजेंसी लगी थी। ये कौन कौन सी चीज़ें, ये सब आप मैपिंग के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं इजीली। वो खाना खाते टाइम, ब्रेकफास्ट करते टाइम, ये सब चीज़ें वॉक करते टाइम आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी आप ऐसे कर सकते हैं। पॉलिटी में आई वुड सजेस्ट कि आप जितना भी स्टैटिक था लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनको प्रायोरिटाइज़ करिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाला सेक्शन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट वाला सेक्शन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, GPSPs, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इनको प्रायोरिटी से आप पूरा शेड्यूल बनाइए कि हमें कैसे कवर करना है और गो थ्रू कीजिए। अगर आप ये करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज ये कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, वो आपके मन पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ का मन करे बस आपको कवर करते चलना है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें सिलेबस पेंडिंग ना रह जाए। नेक्स्ट मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू सिलेबस आपका कवर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक है, तो स्टैटिक के लिए अगर हम देखा जाए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सोर्स नहीं रहता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ईजिली कवर कर सकते हैं। जितना भी फॉर इंस्टेंस इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, बायोलॉजी वाला पार्ट है, इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला पार्ट है, तो सेक्शनल टेस्ट में अच्छे से कवर हो रखा है। आपने जो अभी तक लगा है उन्हीं के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको कंसोलिडेट कर लीजिए। तो हमारी सब्जेक्ट्स की बात हो गई। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 30 डेज़ में हमारा प्लान इन बेसिस पे आपको फ्रेम करना है।
अब आते हैं हम हमारे डे वाइज को शेड्यूल कैसे करें। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप 2 आवर्स सी सेट को दें, अराउंड 2 आवर्स या 1 to 1.5 आवर्स। फिर आप कुछ टाइम आपके करंट अफेयर्स को दें क्योंकि इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आप PYQs लगाएं। फिर आप आपका जो रिवीजन है सब्जेक्ट का वो करें। तो आपको आपका पूरा दिन इस हिसाब से ब्रेक करना है। अब PYQs इज़ अ काइंड ऑफ ईजी थिंग बिकॉज आपने पहले भी करे होंगे और उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा करने में। तो आपका जब जब मन लगे, जो अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है वहाँ PYQs लगाएं। आप रिवाइज करें यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू या आप डिस्कस करें। जब आप जैसे सुबह सुबह बच्चे आते हैं फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ें। फॉर इंस्टेंस करंट अफेयर कंपाइलेशन हो गया या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट हो गया, उसको रिवाइज करना है। तो वो जब आपका फ्रेश माइंड रहे, आप बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होकर बैठे हैं, प्रॉपरली आप फोकस कर पा रहे हैं, उस टाइम पे कवर करें। तो आप ऐसे आपके पूरे डे को प्लान करें और डेली सुबह आने से पहले घर से ही जब आप आते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं या डेस्क पे बैठते हैं, पहले आप उस दिन के टारगेट्स लिखिए कि मुझे आज इतने चैप्टर्स पॉलिटी के कवर करने हैं, मुझे आज ये वाला सेक्शनल टेस्ट पूरा करना है, मुझे आज करंट अफेयर्स में इतना कंटेंट करना है। वो रात में जब आप सोने जाते हैं तो आप उनको एनालाइज किए कि मैंने कितना किया और मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। एंड दिस टारगेट्स शुड बी रियलिस्टिक। आप इनको विजनरी मत बनाना क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा। 30 डेज़ है, ऑप्टिमम जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना कीजिए। एंड डेली आप बिलीव मी, मतलब जितना आप जब सोने जाएंगे अगर आप इन टारगेट्स को फुलफिल करेंगे ना तो आपको अच्छी नींद आएगी एंड सुबह आप फिर फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पूरे डे को अच्छे से प्लान कीजिए, टारगेट्स को फुलफिल किए, एक नेक्स्ट 30 डेज़ का चार्ट बनाइए कि आप ऐसे ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स और सारे पेपर्स इन सबको ईजिली कवर कर सकें नेक्स्ट 30 डेज़ में। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, पेपर से जैसे फॉर इंस्टेंस 16 जून को आपका एग्ज़ाम है तो आप पेपर के अराउंड 1 वीक पहले से रोज़ डेली 9:30 to 11:30 और 9 to 11 जो आपको सही लगे मॉर्निंग में आप GS प्रीलिम्स का पेपर लगाएं, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि आप जब 2 घंटे बैठ रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले डेली, ताकि एग्ज़ाम डे पे आपको कुछ नया नहीं लगे। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो रोज़ डेली एक ही पैटर्न पे ऑपरेट कर रहा है। हम रोज़ सुबह आ रहे हैं, कुछ लोग रट्टा लगा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पेपर पलट रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑपरेट कर रहा है, आपको मगअप करना है, आप मेमोराइज़ करते जा रहे हो। बट एग्ज़ाम डे पे एकदम से जाके आपको उसको यूज़ करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, आपको पेन पेपर चलाना है, वहाँ पे पेन से उनको मार्क करना है। तो उस चीज़ की भी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी ताकि आपको उस दिन जाके नया नहीं लगे। तो आपको डेली एक वीक में जो लास्ट वीक रहता है अराउंड 9 to 11 आप डेली एक PYQ लगाएं। फॉर इंस्टेंस आप उठा सकते हैं 2018-19 से लेके अभी तक का 2023 तक का पेपर, डेली 2 आवर्स बैठ के वो पेपर लगाएं। आपके इजीली क्वेश्चंस कवर होंगे और जब D-Day पे आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये मैं रोज़ करते आ रहा हूँ। तो आप इजीली 100 क्वेश्चंस एनालाइज कर पाएंगे उस दिन सेम डे विदाउट फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी। और इससे आपका एक एडवांटेज ये है कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी क्योंकि आप उस दिन एग्जाम में टेंशन कम लोगे, क्योंकि आप ये चीज़ डेली करते आ रहे हो, आप वही सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न वाले डेली सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व करोगे, आप चिल रहोगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए उतना ही क्रूशियल है। वो आता है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी अभी प्रिपरेशन फेज़ में, सभी ने अपने घर सारे इतने सारे सेक्रीफाइस कर रखे हैं। अभी फ्रेंड्स वगैरह जो बाकी सब और जगह इन्वॉल्व हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छा जगह चिल कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कहाँ पर है, फैमिली रिलेशंस हो गए, पार्टीज़ वगैरह, आप सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आता है, आप लोनली फील करते हो, उस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, इवन आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब होती है, स्लिप साइकिल बिगड़ जाता है, पूरा रिदम बिगड़ जाता है। एंड स्पेशली अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की भी इतनी ज़्यादा समस्या है। किसी को डेंगू हो जाता है एग्ज़ाम पे पहले। अभी मेरे कुछ फ्रेंड है उनको लिवर इन्फेक्शन और बाकी सब चीज़ें हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इसका बहुत हैवी टोल आएगा आपके एग्ज़ाम पे। नो मैटर व्हाट आपने कितना ही प्रिपेयर किया है लास्ट 1 ईयर में, बट आपकी प्रिपरेशन का जो एनालिसिस रहेगा, कोर एनालिसिस, वो 16 जून को ही पता चलेगा कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इन सभी फैक्टर्स को हमें कंट्रोल में रखना है अपने, ताकि जो हमारा पीक आए, हमारा जो बेस्ट वर्जन आए, वो उन 2 आवर्स में आए। हमने जितना एक साल में पढ़ा है उतना ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि अगर आपका पीक पेपर के 1-2 दिन पहले आ रहा है या 1 वीक पहले आ रहा है या पेपर के 1 वीक बाद आ रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको अपना बेस्ट शॉट जो देना है वो 16 जून को देना है। आप उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस में अपना बेस्ट शॉट दे पाओ, जितना आपने पूरा साल भर पढ़ा है उसको आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाओ, ताकि आप बेस्ट एक्यूरेसी के साथ बेस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ और ईजिली सेल थ्रू कर जाएँ, ताकि नेक्स्ट फोकस आपका UPSC मेंस रहे, ना कि नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स या डाउटफुल सिचुएशन रहे कि रिजल्ट कितना
कितना आएगा, मार्क्स कितने आएंगे। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सभी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस रहती है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, सुबह शाम तक डेस्क पे बैठे हैं, कोई ना वॉक कर रहे हैं ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी। इवन सारे फ्रेंड सर्कल वगैरह से भी बिल्कुल कट ऑफ हो रखा है, लोनलीनेस हो रखा है, बिल्कुल ही आइसोलेट हो रखे हैं। तो इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, नॉन यूपीएससी वाले आई वुड सजेस्ट, क्योंकि यूपीएससी वाले सभी स्ट्रेस में, तो वो स्ट्रेस कंपाउंड हो जाता है, मुझे तो लगता है सब एक दूसरे की प्रॉब्लम से शेयर करते हैं। तो जितने भी यूपीएससी नॉन यूपीएससी वाले आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करिए अदर देन द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम के अलावा लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो थोड़ा आपको बस्ट मिलेगा, कि आप थोड़ा सा बफर मिलेगा, कि आप कुछ अलग सोच पा रहे हो, अलग डायमेंशन से, तो थोड़ा आपका स्ट्रेस कम होगा। साथ ही साथ आई वुड सजेस्ट कि डेली ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर लाइक हाफ एन आवर डेली, एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली करें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ के अलग से योगा करने जा रहे हैं, पार्क वार्क में अलग से सेशन वगैरह कर रहे हैं। कहीं भी बैठे हो, जब भी आपका बिल्कुल फेडअप हो चुके, पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लाइब्रेरी में आपकी चेयर पे बिल्कुल लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाओ, स्पेक्स वगैरह उतार दो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। जस्ट ट्राई ऑन इट। वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली काम होने लगेगा। आप मतलब फोकस कर पाओगे चीज़ों को। फोकस ऑन योर डीप ब्रीथिंग करिए, माइंडफुलनेस आएगी धीरे धीरे। एंड आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है कि दिमाग में ये चल रहा है, ये बचा हुआ है, ये करना है, वो नींद नहीं आई थी रात में, हेडेक हो रखा है, ये हो रखा है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको बस उस मोमेंट में जीना सीखिए, और ये आएगा आपका योगा से, मेडिटेशन से। साथ के साथ आई वुड सजेस्ट कि डेली थोड़ा थोड़ा वॉक कर लीजिए। अभी तो जैसे समर्स टाइम में दिन में तो पॉसिबल नहीं है, इवनिंग टाइम में आप आपके फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ डेली वॉक पे जाइए, क्योंकि वॉक करने से बहुत अच्छे स्ट्रेस से हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अभी फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स, जूसेस, एंड डिहाइड्रेशन पे फोकस रखना, क्योंकि इस समय बहुत होता है। तो कोशिश करिए ORS वगैरह एंड अदर सप्लीमेंट्स, नारियल पानी वगैरह आप डेली इंटेक करते रहिए उन चीज़ों का। एंड हो सके तो विटामिन्स की जिसको कमी है, जैसे बहुत सी बार रहता है हम सप्लीमेंट्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी होती है, तो डॉक्टर के पास जाके आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी को अभी से वीकनेस लग रहा है तो। नेक्स्ट आता है डाइट का। अभी जो जंक फूड रहता है, हैवी फूड रहता है, प्लीज़ इग्नोर इट, प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि 16 जून के बाद आपको पूरा एक वीक मिलेगा। अगर मेंस आप दे रहे हैं तो पूरा एक वीक मिलेगा, अच्छे से जितना मन करे खाना। बट अभी 1 मंथ के लिए ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ताकि क्योंकि इस डाइट अगर हमारी अच्छी नहीं होगी ना, तो आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे, इतना प्रोडक्टिवली आप पढ़ नहीं पाओगे, इवन आपकी जो स्लिप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो पूरा का पूरा आपकी डाइट को मैनेज कीजिए। जितना सिंपल फूड, जितना सात्विक खाना खाएंगे उतना बेटर रहेगा। जितना लिक्विड डाइट जैसे कि फ्रूट्स, जूसेस पे रिलाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है स्लिप का। अभी से जैसे कुछ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेटेजी ये थी कि रात में पढ़ते थे, सुबह लेट उठते थे, या सुबह के टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी है, दोपहर के टाइम पे प्रोडक्टिविटी सीसेट टाइम पे नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अभी नेक्स्ट 15 डेज़ तक और जो भी आपका शेड्यूल है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लास्ट 15 डेज़ में जो भी आपका शेड्यूल था उसको पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर कीजिए। आपको इस रीस्ट्रक्चर इस टाइप से करना है कि आप एनी हाउ एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली पहुँच पाएँ सुबह उठ के, और नींद का बिल्कुल भी कोई सेंस ना रहे। आप जाएँ और जो आपके जो 2 आवर्स हैं GS के एंड CSET के, उसमें आप इफेक्टिवली प्रोडक्टिव रहें। आपको उस समय बिल्कुल भी नींद का ना लगे या बिल्कुल भी फैटिग ना लगे, बस इसको इंश्योर करें। और इवन जो मैंने आपको सजेस्ट किया लास्ट 1 वीक में डेली एक GS पेपर लगाने का, और बीच में इवन 2 डेज़, लास्ट 2 डेज़ एक CSET पेपर लगाने का, वो इसीलिए बोला है ताकि होता है कि कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत रहती है, फिर एग्ज़ाम वाले दिन भी उबासी ले रहे हैं, CSET में उबासी आ रही है, और टाइम का CSET में बहुत बड़ा कंस्टेंट रहता है। तो अगर आप प्रोडक्टिवली उस 2 आवर्स को मैनेज नहीं करोगे ना, तो वो आपका एग्ज़ाम पे टॉल ले जाएगा। तो फोकस करिए, और ये प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपके जो 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स GS के, 2 आवर्स CSET के, वो बेस्ट टाइम जाए। तो उसकी वजह से अपना आपका जो भी स्लिप साइकिल है उसको अच्छे से अभी से रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। और जो मैंने आपको डाइट का बताया था, एक्सरसाइज का बताया था, वो सब आपको स्लिप साइकिल में भी हेल्प करेंगे रीस्ट्रक्चर करने में। आप रात में टाइमली सो जाइए, और प्रॉपर अराउंड आई वुड सजेस्ट कि जितना भी पेंडिंग सिलेबस है उसको हटाओ। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कुछ लोग एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, लाइक 4 to 5 आवर्स से स्लिप ले रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप अराउंड मिनिमम 6 to 7 आवर्स की नींद लीजिए, और इस नींद से मतलब ये इतना कम टाइम नहीं है, ये मोर देन इनफ है। अगर आप इवन मैं तो 8 आवर्स स्लिप भी लिया हूँ
हूँ पूरी प्रॉपर, इससे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो बाकी टाइम बचता था वो मैं प्रोडक्टिवली दे देता था। तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है तो प्रॉपर फुल डे में आप 8 आवर्स स्लीप भी लीजिए। नेक्स्ट आता है हैप्पीनेस। ये एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट इवन फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी इंटरव्यू एग्जामिनेशन। मैं खुद देख सकता हूँ कि फाइनल इंटरव्यू था मेरा पर्सनल टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप फंबल करने लगते हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज यू हैव नॉट परफॉर्म। क्योंकि हमें एक फियर रहता है टू बी परफेक्ट, हर चीज़ को हम परफेक्टली मैनेज करें, परफेक्टली अटेम्प्ट करें। लाइक इन प्रीलिम्स वी वांट टू बी परफेक्ट, कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, हम 50 मॉक्स लगाएं, हमने लास्ट 20 ईयर्स की PYQ करें, हमारा CSET बेस्ड हो। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है और ना ही इतनी एग्ज़ाम की डिमांड है। तो वाई टू बी परफेक्ट, वाई टू बिकम परफेक्ट, वाई नॉट टू टारगेट लाइक नियर परफेक्ट, बिकॉज एग्ज़ाम हमारा उससे निकल सकता है। तो थोड़ा सा लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। हमें परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना है, हमें ऑप्टिमम लेवल की तरफ जाना है कि हम ऐसा ह्यूमन बीइंग कितना अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो जितना आप चिल रहेंगे, जितना अपने माइंड को कंजस्ट नहीं करेंगे, मतलब फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस एंड स्ट्रेस, उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा और नेक्स्ट 30 डेज़ में उतना ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा पूरा का पूरा सजेशंस यही है कि आप अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप साइकिल को, अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलेट कीजिए, अपने बिल्कुल चिल मूड से रहिए जितना आप हैप्पी रह सकते हैं। इवन कुछ एक्सरसाइजेस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। आपको लगता है कि आप बैडमिंटन वगैरह 1 आवर खेलेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, तो आप प्लीज़ जाइए और करके आइए, उसको अच्छे से खेलिए। पूरा 1 आवर आपका पूरा स्ट्रेस बस्ट करिए वहाँ पर बैडमिंटन खेल के। तो ये सब चीज़ों में आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि 1 आवर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपको उसके लिए गिल्ट हो, कि आपको लगे कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि 1 आवर आप अगर ऐसा स्ट्रेस रिलीज़ करें तो नेक्स्ट बचा हुआ टाइम में आप क्रूशियली प्रोडक्टिव वे में पढ़ सकते हैं। तो यही सब था हमारा 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी में। कुछ अगर आपको और लगता है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन आपके कमेंट्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे उन्हें एड्रेस करने का। और इसके बाद हमने ये सारे डायमेंशंस आप देख सकते हैं अच्छे से कवर कर लिए हैं। और जितना भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश